हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 10वां के हिस्ट्री की बुक साथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जैसे कि आपको पता होगा, कुछ दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। आप लोग टेंशन में हो कि सर वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर पा रहे थे। तो मेरी दादी का देहांत हो गया था, जिसके कारण जब आपको पता ही है, काज में थोड़ा सा बिजी हो गए थे। 10वां ब्रह्मजनारी घंटाए था, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे, मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण वीडियो नहीं बना पा रहे थे। इसलिए आपको अगर रुकावट होगा तो उसके लिए मैं है न खेद अपना जाहिर करता हूँ। तो आज से कंटिन्यू आपको वीडियो अपलोड होते रहेंगे, डेली अपलोड होंगे, इसलिए टेंशन लेने का नहीं। अब सारा चीज़ क्लियर हो गया है। तो अगर किसी को डाउट होगा कि सर क्यों वीडियो अपलोड कर रहे हैं, वो तो आप समझ लीजिएगा क्यों नहीं करेंगे। मैंने बता दिया क्योंकि आपको बता नहीं पाए कि वीडियो अपलोड होगा। सोचे थे कि अगर टाइम निकाल के वीडियो अपलोड कर देंगे डेली, लेकिन संभव नहीं हो पाया। कोई नहीं, हम लोग चलते हैं आज, उसको जो भी नहीं हुआ उसको क्लियर करेंगे। करिए लास्ट चैप्टर जो है, ये चैप्टर कितना का, तब बोल सर चैप्टर 7 का, ये लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 8। तो हम लोग चलते हैं। करा भूमंडलीकरण की प्रक्रिया 19वीं सदी के मध्य से लेकर प्रथम महायुद्ध के आरंभ तक काफी तीव्र रहा। इस दौरान माल, वस्तु, पूंजी और श्रम तीनों का अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह लगातार बढ़ता गया। करा यही कारण हुआ कि इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह लगातार धीरे धीरे क्या होता चला गया, बढ़ता ही चला गया। इसमें इस दौरान विकसित नवीन तकनीकों का भी उसके विकास के महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके साथ साथ क्या रहा, जितना भी तकनीक विकसित हुआ, डेवलप हुआ, उसके वह तकनीक को विकसित होते के साथ साथ इसका योगदान बढ़ता ही जाते रहा। परंतु 1914 से 1991 ईस्वी के बीच भूमंडलीकरण की प्रक्रिया धीमी हो गई। यही कारण हुआ कि 1914 से 1991 धीरे धीरे तकनीकी के विकास होने के कारण भूमंडलीकरण धीरे धीरे स्लो होता चला गया, इसका विकास कम गया। नया शब्द में देखते हैं विकास कम गया तो क्या हुआ, नया शब्द शीत युद्ध आया। शीत युद्ध किसको कहते हैं, राज नियंत्रण और बाजार नियंत्रण अर्थव्यवस्था वाले देशों के नेतृत्वकर्ता देशों को सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच का सामरिक तनाव, यानी कि सीधा शब्द में बोला जाए, अमेरिका और रूस के तनाव, दोनों के बीच में गुस्सा, गर्माहट, तनाव ही क्या कहलाया, शीत युद्ध के नाम से जाने लगा। दो महादेशों, साम्यवादी क्रांति, सोवियत संघ और उसके गुट का निर्माण, उपनिवेशवाद के समाप्ति और भारत जैसे अनेक नव स्वतंत्र देशों का उदय और उनके द्वारा अपने बाजारों और संसाधनों का अपने स्वतंत्र आर्थिक विकास के लिए आरक्षित करना था। देखा जाए तो दो जो राज्य सामने आए, जो बहुत बड़े राज्य बन के सामने आए, एक साम्यवादी और एक सोवियत संघ। साम्यवादी कौन था, अमेरिका था, और सोवियत संघ कौन था, रूस सोवियत संघ के अंतर्गत आते थे। इन दोनों में एक बाजार के लेके कि हम बाजार में कौन बड़ा रहेगा, मार्केट किसका सबसे बेहतरीन चलेगा, कौन जो सबसे ज़्यादा संसाधन कौन उपलब्ध मुहैया करा पाएगा या उपलब्ध करा पाएगा, जिसमें ये शीत युद्ध का तनाव बढ़ने लगा। और तनाव ये इतना बढ़ने लगा कि दोनों बढ़ते ये शीत युद्ध इतना 10 साल, 20 साल, 25 साल तक चलते रहे। जाकर 1991 में यह शीत युद्ध खत्म हुआ, समाप्त हुआ। यानी युद्ध करने वाले यहाँ पर लड़ाई नहीं हो रहा था, गोली बारूद बम से नहीं लड़ाई हो रहा था। तो बोल सर लड़ाई किससे हो रहा था, तो बम से ना लड़ाई होकर ये किससे हो रहा था, ये बाजार को लेकर हो रहा था, युद्ध हो रहा था। यानी तन्ना तनी मारा मारी नहीं हो रहा था, इंडिविजुअल हो रहा था। इंडिविजुअल मतलब कुछ नूक छुप के हो रहा था, किसी के पैसे के बिजनेस में नुकसान करके उसको हरास करना, या किसी को भूमि को नुकसान करके हरास करना। इस तरीक़ा से शीत युद्ध हो चल रहे थे। तथा शीत युद्ध के कारण भूमंडलीकरण के संपूर्ण प्रक्रिया बाधित रहा। यही कारण हुआ कि शीत युद्ध के बाद जितना भी भूमंडलीकरण रहा, वो सारा चीज़ बाद में रहा। 1929 से 1930 के बीच महामंदी ने तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही बिल्कुल स्थिर कर दिया तथा व्यापार और पूंजी का प्रवाह बिल्कुल रोक दिया गया। यही कारण हुआ कि यहाँ संपूर्ण जो बिल्कुल स्थिर हो गया, जो भी प्रक्रिया चल रहा था सारा प्रक्रिया स्थिर हो गया और पूंजी प्रवाह होने लगा, यानी कि पैसा इधर से उधर जाने लगा, जिसके कारण पूंजी प्रवाह होने लगा। 1991 के बाद जब सोवियत साम्यवादी गुट का अवसान हो गया, तो पूंजीवादी की यह बिल्कुल नवीन अवधारणा का विकास
पुनः एक नए स्वरूप में स्थान लिया। और जब सोवियत संघ 1991 में इसका विघटन हुआ, यानी कि टूट के बहुत सारे देशों में विभक्त हो गया, तब जाके पूंजीपतिवादों में क्या हुआ, नवीन अवधारणा आया, विकास का अवधारणा, कि अब हमें डेवलप करना है, ना कि हमें इस तरीक़ा से अपने जीवन को व्यतीत करना है कि अपने विकास के लिए विकास को बढ़ाना है, ना कि पूंजीपति को बढ़ाना है, पूंजीवाद वाले लोगों को बढ़ाना है। इस तरीक़ा के नए नए चीज़ मुहैया सामने होने लगे। भूमंडलीकरण नामक शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉन विलियम्स ने किया था। कौन विलियम्स? जॉन विलियम्स। क्वेश्चन ध्यान देने योग्य बात। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भूमंडलीकरण का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जॉन विलियम्स ने किया था। कहाँ के निवासी थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे। कब किया? 1990 में किया। कब किया? 1990 में किया। दक्षिण अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा इसे अपनी महत्वपूर्ण आर्थिक नीति के रूप में पहले आरंभ किया। कहा जाने लगा कि पहले महत्वपूर्ण आर्थिक नीति के द्वारा इसे क्या किया गया? आरंभ किया गया, शुरुआत किया गया। वे देश 1980 के दशक के बाद आर्थिक रूप से काफ़ी जर्जर हो गए थे। वैसे देश जो 1980 के बाद काफ़ी रूप से क्या हो गए थे? जर्जर हो गए थे। कहने का मतलब उनका हालत इतना ख़राब हो गया था कि अपने से वह अपना जीवन व्यापन नहीं कर पा सकते थे। वो अपने से जीवन यापन नहीं कर पा सकते थे। अपने से अपने आप को बेहतरीन बनाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए इनके बहुत सारी समस्याओं तकलीफ को सामना करना पड़ा। वे देश 1980 के दशक के बाद आर्थिक रूप से काफ़ी जर्जर हो गए थे। धीरे धीरे यह संपूर्ण विश्व के अर्थतंत्र का नियामक हो गया। इसके प्रभाव को कायम करने में विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1955 में अस्तित्व में आया। यही कारण हुआ कि 1955 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि वर्ल्ड बैंक सामने आया। जब विश्व व्यापार संस्था, जिसको कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, तथा पूंजीवादी देशों की बड़ी व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां का बहुत बड़ा योगदान था। यही WTO में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको हिंदी में कहते हैं विश्व व्यापक संस्था में इस तरीक़ा से सामने आया कि व्यापारिक और औद्योगिक लोगों को ये बढ़ावा दिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दिया। साथ ही अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए संगठित क्षेत्रीय संगठनों जैसे G8 और बहुत सारे चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे संस्थाओं का निर्माण किया गया, जैसे G8, ओपेक, आसियान, यूरोपीय संघ, G15, G77, दक्षिण सार्क इत्यादि सभी भूमंडलीकरण प्रक्रिया को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यही कारण हुआ कि भूमंडलीकरण हर एक देश को, बहुत सारे देशों को एक गुट बनाना, एक गुट में लाना, इस सारे संगठन का काम किया। ये सारे संगठन बन के ही ऐसा भूमंडलीकरण का समावेश तैयार हो पाया। बोल सर छूट गया, हमकी क्या छूट गया? बोल पीली वाली डिब्बी। हमकी चलिए देखते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है। कई देश में एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाले कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है। कहने का मतलब बहुत सारे देश मिलके कोई एक कंपनी खोले, वही कंपनी को कहा जाता है? बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। 1920 के बाद से इस तरह की कंपनियां का उत्कर्ष हुआ जो द्वितीय महायुद्ध के बाद काफ़ी बढ़ा। यही वो कारण हुआ कि 1920 के बाद बहुत सारी कंपनियां ऐसे खुले जो द्वितीय युद्ध के बाद बहुत आगे चल के सामने आए। आगे हम लोग चलते हैं। आज जीवन को उपार्जन और भूमंडलीकरण का अंत समय संबंध है। आज किस प्रकार से भूमंडलीकरण हो रहा है, किस प्रकार से जीवों को उपार्जन हो रहा है, इसके बारे में जानने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। अगर आप वर्तमान परिदृश्य में भूमंडलीकरण प्रभाव को आर्थिक क्षेत्र से अधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद सैनिक शक्ति का आर्थिक शक्ति द्वारा पीछे छोड़ दिया गया। अब किसी भी देश की शक्ति और क्षमता का आकलन उसके पास मौजूद हथियारों या सैनिकों की संख्या के बजाय नागरिकों की समृद्धि के आधार पर किया जाने लगा। पहले क्या था? पहले जो था शक्ति, उस देश को शक्तिशाली माना जाता था जिसके पास ज़्यादा हथियार है, ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा सैनिक है, उसी को शक्तिशाली माना जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब उसी देश को शक्तिशाली माना जाता है वहाँ की जनसंख्या है, और उस जनसंख्या बहुत अच्छे जनसंख्या है, बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छे समृद्धि प्राप्त किए हुए हैं, उनका अर्थव्यवस्था ठीक चल रहा है, उस देश को शक्तिशाली देश माना जाता है। अर्थव्यवस्था के शक्ति का स्थापित करने में भूमंडलीकरण के आर्थिक स्वरूप का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मुक्त
मुक्त व्यापार, खुली प्रतिस्पर्धा, बहुराष्ट्रीय निगमों, कंपनी का प्रसार, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र को निजीकरण उक्त और बहुत सारी चीज़ें क्या है उपलब्ध कराए गए हैं। यानी कि जितना सेवा निजी क्षेत्र हो, निजी क्षेत्र का सेवा हो यानी प्राइवेटाइजेशन हो, प्राइवेट निजी सेवा मतलब सर जो प्राइवेट के द्वारा हमें प्राप्त होता है उसे निजी क्षेत्र कहते हैं। इस कंपनियों ने आज भूमंडलीकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। आर्थिक भूमंडलीकरण के मुख्य तत्व हैं। इस प्रक्रिया का एकमात्र लक्ष्य विश्व को एक मुक्त व्यापार क्षेत्र में परिवर्तन करना है। इस प्रक्रिया का मात्र एक लक्ष्य है विश्व को एक मुक्त क्षेत्र बनाना, यानी पूरे विश्व को एक जगह इकट्ठा करके मुक्त रहे, सब देश से किसी का पाबंदी न रहे, व्यापार में किसी तरीका से किसी को ना ही पाबंदी रहे, ना ही कोई टैक्स ज़्यादा अधिक रहे, ऐसा टैक्स माना जाए, ऐसा पाबंदी माना जाए कि सभी देश एक दूसरे से जुट होकर अपना व्यापार कर सकें, समवाय कर सकें, आर्थिक स्थिति को पूरा कर सकें। जो भी वहाँ पर संसाधन उपलब्ध है वो संसाधन उपलब्ध नहीं है वहाँ तक पहुँचाया जा सके। व्यापार क्षेत्र में परिवर्तन करना है। इसकी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन और संस्थाओं तथा क्षेत्रीय संघों की बड़ी भूमिका है। अगर व्यापार को एक बड़ा केंद्र बनाना है, संगठित करना है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा होना बहुत ही जरूरी है। कहने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगठन का व्यापार भी होना जरूरी है, अंतर्राष्ट्रीय में एकता बनाए रहना जरूरी है, एक देश दूसरे देश से व्यापार करना जरूरी है। अभी जिस समय में हम रह रहे हैं उसमें आर्थिक भूमंडलीकरण का प्रभाव आम जीवन पर साफ दिखता है। अगर आज जीवन में हम लोग जिस तरीक़ा से रह रहे हैं, जिस तरीक़ा से हमारा चल रहा है, व्यवहार चल रहा है, पोशाक चल रहा है, उस तरीक़ा से अगर भूमंडलीकरण नहीं हो पाएगा तो हम लोग बढ़िया से जीवन उपार्जन नहीं कर पाएंगे। बोल कैसे सर, थोड़ा सा हमको समझाने का प्रयास कीजिए। जैसे अभी हम टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, तो अगर भारत का सिर्फ टेक्नोलॉजी सिर्फ भारत में यूज करें तो हमें इतना टेक्नोलॉजी महंगा मुहैया होगा जितना हम उसको अफोर्ड नहीं कर पा सकते, खर्च नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते। इसलिए विदेश का कंपनी आके भारत में, जैसे चाइना का कंपनी आया हुआ, जापान का कंपनी आया हुआ, अमेरिका का कंपनी आया, ब्रिटेन का कंपनी आया हुआ है, कोरिया का कंपनी आया हुआ, इस सारे कंपनियों का यूज करके हम लोग अपने जो जीवन में जो संसाधन उपलब्ध होना चाहिए वो संसाधन को उपयोग में ला रहे हैं। क्योंकि मोबाइल टेक्नोलॉजी के माध्यम में देखा जाए या किसी और कपड़े के माध्यम में देखा जाए, चाहे न्यू टेक्नोलॉजी आधारित क्षेत्र देखा जाए, मशीनीकरण देखा जाए, ये सारे एक दूसरे से भूमंडलीकरण हुए हैं, तभी हमको इसका लाभ उठा पा रहे हैं, अन्यथा लाभ नहीं उठा पाते। भूमंडलीकरण के कारण जीवनोपार्जन के क्षेत्र में जो बदलाव आया है उसकी झलक शहर, कस्बा और गांव सभी जगह साफ दिखाई पड़ रहा है। वर्तमान दौर में 1991 के बाद संपूर्ण विश्व में सेवा क्षेत्र का विस्तार काफ़ी तीव्र गति से हुआ है। अगर देखा जाए पूरे देश में देखा जाए तो सेवा क्षेत्र बहुत तीव्र गति से चला। टेलीकॉम देखा जाए, एयरटेल कंपनी है, भारत में क्या है, जियो है, रिलायंस है। जियो रिलायंस उतना नहीं मुहैया करा पा सकता है, बढ़िया नेटवर्क नहीं दे पा रहा है, इसलिए एयरटेल है, विदेशी कंपनी है, एयरटेल है जो पूरा भारतीय एयरटेल है, भारत में मुहैया करा पा रहा है। अगर नहीं रहता तो हम लोग BSNL रिलायंस ही से काम चलाते रहते, जियो से काम चला रहते हैं। एक कंपनी इतना ऊंचा अपना पैसा कर देता जितना हम लोग क्या फुलफिल भी नहीं कर पाते। इसलिए कह सकते हैं कि क्या चीज़ किया जा रहा है, हम लोग होना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होना, संगठन होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे हमारे जीवन पर इसका असर प्रभाव पड़ता है या कह सकते हैं असर पड़ता है, जिससे जीवनोपार्जन जीवनोपार्जन को चाहिए अपने जीवन को पूरा व्यतीत करने के लिए जो जो चीज़ की आवश्यकता पड़ती है वो सारे चीज़ को ही क्या कहते हैं, जीवनोपार्जन के अंतर्गत आता है। जैसे जीवन को पार करने के लिए भी मोबाइल की आवश्यकता है, मोबाइल कहलाएगा, नेट की आवश्यकता है, नेट जीवनोपार्जन के अंतर्गत आ जाएगा। बहुत सारी वस्तुएं, टेक्नोलॉजी है, पंखे, AC है, फैन है, TV है, सारी चीज़ जीवनोपार्जन के अंतर्गत आ जाएंगे। कई क्षेत्र, नए क्षेत्र खुले हैं। सेवा क्षेत्र का मतलब वैसी आर्थिक गतिविधियों से है जिसमें लोगों से विभिन्न प्रकार की सुविधा प्रदान करने के बदले पैसे लिए जाते हैं। सेवा क्षेत्र उसे कहते हैं जो सुविधा प्रदान करने के लिए पैसा लिया जाता है। जैसे आपको गाड़ी चल रहा है, ट्रेन चल रहा है, एरोप्लेन चल रहा है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आप जाइएगा, पैसा देना पड़ेगा, दीजिए। मोबाइल यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, कॉलिंग यूज कर रहे हैं, इसके लिए हमको सेवा मिल रहा है, लेकिन इसके लिए हमको क्या देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। तो ये किसके सेवा के अंतर्गत आएंगे, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। जैसे यातायात की सुविधा, आज हमको कहीं जाना है, लंदन जाना है, लंदन जाएंगे एरोप्लेन से, उसके लिए उस सेवा किसको, एयर इंडिया देगा, एयरलाइंस देगा और इंडिगो देगा। ये सारे एयरलाइंस कंपनी के नाम है, वो हमको सेवा देगा, उसके लिए हम उसको क्या देंगे, पैसे देंगे।
बस, हवाई जहाज, टैक्सी, बैंक और बीमा क्षेत्र में दी जाने वाली सुविधा, दूरसंचार, सूचना तकनीक, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, होटल और रेस्टोरेंट, बड़े शहरों में शॉपिंग मॉल, वैसे स्थान जहां एक ही जगह जीवन की सारी अनिवार्य आवश्यकताओं की वस्तु मिलती है, कॉल सेंटर, वैसी जगह जहां किसी कंपनियों को संबंधित सभी क्रियाकलापों के विषय में फ़ोन या इंटरनेट पर जानकारी दी जाती है, उसे कॉल सेंटर कहते हैं। शॉपिंग मॉल कहाँ कहते हैं? जहाँ पर जीवन जीने के लिए हर एक चीज़ उपलब्ध हो वहाँ पर मिलेगा, उसे मॉल कहते हैं इत्यादि। उपयुक्त वर्णित सभी क्षेत्र भूमंडलीकरण के दौरान काफ़ी तेज़ से फैला है, जिससे लोगों के जीवनों का उपार्जन में कई नवीन अवसर मिले हैं। यही कारण हुआ कि लोगों के जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सामान मुहैया कराया है या बहुत ही सुविधा मुहैया कराया है, कह सकते हैं। आप गांव में रहते हो या शहर में, देखते होंगे कि मोबाइल फ़ोन और उसकी संबंधित सुविधाओं को देने के लिए कई छोटी बड़ी दुकानें खुली है। आप देखते होंगे रिचार्ज कराना पहले था, जाकर दुकान में रिचार्ज करना पड़ता था। तो ये भी कौन सेवा के अंतर्गत आएगा? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, जिसके कई लोग काज करते हैं, मोबाइल जैसे यूज करते हैं। मोबाइल ख़राब हो जाता है, कहाँ जाते हैं? दुकान में बनाने के लिए जाते हैं, मार्केट में दुकान में बनाने। वो हमारे लिए क्या चीज़ है? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। सेवा हमारा दे रहा है, उसके लिए पैसा लेता है, लेकिन सेवा तो दे रहा है। उन सभी को कोई अच्छी आमदनी होती है। इस प्रकार कई निजी प्राइवेट कंपनी या बैंक, रिलायंस, ICICI बैंक, निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक के लोग आप जैसे लोग को लाभकारी योजनाएं के निवेश करने के लिए प्रेरित करते मिल जाएंगे। और ये सारे क्या है? बैंक के बहुत प्राइवेट बैंक है, जैसे रिलायंस कंपनी हो गया, बैंक हो गया, जो SBI हो गया, रिलायंस ICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, जो प्राइवेट कंपनी बैंक है। एक कंपनी क्या करता है? हम लोगों को प्रोत्साहन करता है कि यहाँ पर पैसा लगाए, यहाँ पर पैसा लगाए, जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। ये क्या, किस लिए? भूमंडलीकरण के अंतर्गत आएगा। हमको सेवा देना चाहता है, मेरे पास पैसा, वो पैसा कहीं और लगाकर उससे हमें मुनाफा कमाने देना चाहता है। यही है बीमा क्षेत्र का विस्तार। इससे जुड़कर गांव या शहर के लाखों लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। यही कारण है कि इससे जुड़कर लाखों लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। बहुत सारे देखते हैं आपके घर में LIC कराना आता है, बहुत सारे लोग LIC करवाने आते हैं, जिससे उनको भी जीवन जीने का मुहैया प्राप्त हो पाता है। भारत या बिहार के पर्यटन स्थल बोध गया के आसपास रहने वाले लोगों के लिए इस दौर में है। देखा जाए तो भारत या बिहार के पर्यटन स्थल में देखा जाए, बोध गया के आसपास वाले रहने वाले लोगों को भी बहुत सारे सामानों को मुहैया करवाने का मिलता है। रोजगार के कई नवीन अवसर उपलब्ध हुए हैं, जैसे टूर एवं ट्रेवल्स एजेंसी, यातायात की सुविधाओं, रेस्टोरेंट, रेस्ट हाउस, आवासीय होटल इत्यादि। ये सारे होटल खुले तो क्या रोजगार का सृजन हुआ। रेस्टोरेंट पहले नहीं था, रेस्टोरेंट है और उसमें लोग काम करेंगे, रोजगार मिलेगा। रेस्ट हाउस नहीं था, अब रेस्ट हाउस आने लगा, लोग पर्यटन करने लगे, घूमने आने लगे, तो रेस्ट हाउस खुल गया। रेस्ट हाउस खुल गया तो वहाँ पर लोग काम करने लगे, उनको रोजगार प्राप्त हो गया। यातायात की सुविधा हुआ, ट्रेवल एजेंसी खुल गया। लोग पहले ट्रेवल करने, घूमना नहीं पसंद करते, अब घूमना पसंद करते आते हैं, ट्रेवल एजेंसी खुल गया, उसमें भी लोग काम करते हैं, उनको भी रोजगार प्राप्त हो गया। तो सूचना और संचार के अंतर्गत ही आप देखते होंगे कि निजी डाक सेवा, कोरियर सेवा, साथ साथ ही 3-4 कंप्यूटर लगाकर एक दुकान में तुरंत तस्वीर देना, लिखित सामग्री को छापना, परीक्षा परिणाम की जानकारी देना, नवीन सूचना को प्रदान करना इत्यादि कई ऐसे चीज़ को एक साथ किया जाता है। अब बहुत सारे देखते हैं कंप्यूटर को ले लिया, सब काम होता है, फार्म भरा रहा है, एग्जाम का रिजल्ट आया, एग्जाम का रिजल्ट देख रहा है, वहाँ पर टिकट कटवा रहा है, वहाँ पर फोटो तुरंत आप जाइए, फोटो खिंचा के तुरंत दे रहा है। यानी कि क्या निजी कंपनियाँ के सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, हमको सेवा मुहैया करा रहा है, इसके लिए उसको कुछ पैसे लेते हैं, लेकिन हमको सेवा तो मिल रहा है, रोजगार का अवसर तो प्राप्त हो रहा है, उसे रोजगार तो कर रहे हैं। इस क्षेत्र में भारत और बिहार के हजारों लोग को रोजगार मिला है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि आर्थिक भूमंडलीकरण ने हमारी अर्थ आवश्यकताओं के दायरे को और उसी अनुरूप में बढ़ाया है। उसकी पूर्ति हेतु नए नए सेवाओं का उदय हो रहा है, जिसके जुड़कर लाखों लोग अपनी जीविका चला रहे हैं। इसी को जुड़कर एक लोग, दो लोग नहीं, लाखों लोग अपनी जीविका को क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं, यानी अपने जीवन को किसी न किसी तरीके से अपने जीवन को अच्छे रास्ते पर ले जा रहे हैं। इस प्रकार ने लोग के जीवन स्तर की भी बढ़ाया है। और जीवन स्तर को पहले पैसे नहीं थे तो लोग जीने का स्तर नीचे था, अब लोगों के पास पैसे आने लगे तो जीने का स्तर ऊंचा होता चला गया। वर्तमान दौर में भूमंडलीकरण और जीविकोपार्जन के बीच यही अंतर असमार्थ रहा। यही कारण है कि वर्तमान समय में, पहले के समय में बहुत अंतर या समान अंतर रहा, वो भूमि और नीची का अंतर रहा।
इस तरह आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विश्व अर्थतंत्र और विश्व व्यापार के निजी स्वरूप की चर्चा हम लोग कर रहे थे। यही कारण हुआ कि हम लोग देखें पीछे जितने भी पढ़े ये सभी आधुनिक युग में अंतर्गत विश्व अर्थतंत्र और विश्व बाजार के बारे में चर्चा किया और समझने का प्रयास किया और समझे भी अच्छी तरीक़ा से। उसने आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक जीवन को भी गहराई से प्रभावित किया है। यानी कि आर्थिक जीवन को प्रभावित किया, राजनीतिक जीवन को भी प्रभावित किया। 1919 के बाद विश्वव्यापी अर्थतंत्र में यूरोप के स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस का प्रभाव बढ़ा है। यही कारण हुआ कि विश्व अर्थतंत्र के रूप में यूरोप के स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का भी प्रभाव बढ़ते चला गया, जो द्वितीय महायुद्ध के बाद विश्व व्यापार और राजनीतिक व्यवस्था में निर्णायक हो गए हैं। यही कारण हुआ कि विश्व व्यापार के महायुद्ध के बाद विश्व व्यापार और राजनीतिक अर्थव्यवस्था में निर्णायक हो गए। 1991 के बाद विश्व बाजार के अंतर्गत ही एक नवीन आर्थिक प्रवृत्ति भूमंडलीकरण का उत्कर्ष हुआ। यही कारण हुआ कि 1991 के बाद देखा जाए विश्व बाजार के अंतर्गत ही एक नया आर्थिक और भूमंडलीकरण का क्या हुआ, उत्कर्ष हुआ, यानी कि बढ़ावा हुआ, जो निजीकरण और आर्थिक उदारीकरण से प्रत्यक्ष जुड़ा हुआ। यही कारण हुआ कि निजीकरण और उदारीकरण से मूल रूप से जुड़ा हुआ है। भूमंडलीकरण में संपूर्ण विश्व के अर्थतंत्र का केंद्र बिंदु संयुक्त राज्य अमेरिका को बना दिया गया। देखा जाए तो भूमंडलीकरण में हेड जो है, जो केंद्र किसका बना दिया, संयुक्त राज्य अमेरिका को बना दिया गया। उसकी मुद्रा डॉलर पूरे विश्व की मानक मुद्रा बन गई है। यानी कि डॉलर है पूरे विश्व की मानक मुद्रा, यानी डॉलर से ही पता चलता है किस देश का मुद्रा नीचा है या किस देश का मुद्रा ऊपर है, यानी कि उसकी महंगाई है, कितना उसका भाव है, कितना कीमत है उस मुद्रा का, उस देश का। उसकी कंपनियों को पूरी दुनिया में कार्य करने की अनुमति मिल गई है। अर्थात भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण ने अमेरिका केंद्रित विश्व अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है। यही कारण हुआ कि अमेरिका जो केंद्रीकरण का जन्म दिया, भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के रूप में। आज विश्व एक ध्रुवीय स्वरूप में बदलकर प्रभावशाली देश संयुक्त राज्य अमेरिका के आर्थिक नीतियों के हिसाब से चल रहा है। यही कारण है कि आज जो पूरे विश्व है जो अमेरिका के आर्थिक नीतियों के द्वारा ही चल रहा है, उसी के हिसाब से चल रहा है। आर्थिक क्षेत्र में भूमंडलीकरण ने अमेरिका के नवीन आर्थिक साम्राज्यवाद को जन्म दिया, जिसका असर आज संपूर्ण विश्व में महसूस किया जा रहा है। यही कारण हुआ कि भूमंडलीकरण में अमेरिका के नवीन आर्थिक साम्राज्यवाद को जन्म दिया गया है। यही कारण है इसका असर आज पूरे विश्व में हम लोग महसूस कर रहे हैं या पूरे विश्व में हमको देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। ये आपका पार्ट 8 था, जो चैप्टर 7 जो हो गया, जो चैप्टर 7 जो आपका समाप्त हो गया। तो बोल सकते हैं ओम तरह जब सुगंधि पुष्टि बदनम उर्वा रुग्नि बदनाथ मृतो मोचित मामता। बोल दो चैप्टर 7 महाराज की जय। तो आज हम लोग अध्याय 7 खत्म कर चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर था, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से कायम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।